एवरीवन, तो आज हम लोग कवर करेंगे सोलर सिस्टम को, जो कि एक ज्योग्राफी का पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने प्लैनेट कैसे फॉर्म हुआ, सोलर सिस्टम कैसे फॉर्म हुआ, प्लस डिफरेंट हाइपोथेसिस हम लोग कवर कर चुके हैं विद एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। फिर आज हम लोग कवर करेंगे सोलर सिस्टम का, जो कि ज्योग्राफी का एक पार्ट है। ये पूरा लेक्चर डेडिकेट होने वाले हैं CAPF AC, जो कि एग्ज़ाम होने वाला है 2026 के लिए, जिसके लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे पूरा PDF नोटिफिकेशन एवरी एस्पेक्ट यहाँ पे कवर हो जाते हैं, नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। जिस टाइप से क्वेश्चन बनता है, जिस पैटर्न में क्वेश्चन बनता है CAPF में, हर एक डायमेंशन को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास तक समझ चुके थे कि प्लैनेट कैसे फॉर्म हुआ है ना, सन कैसे फॉर्म हुआ, पूरा सोलर सिस्टम, फिर गैलेक्सी, इन सब चीज़ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो उसी में जो फॉर्मेशन के एक रेस्पेक्ट बना वो है सोलर सिस्टम, जिसमें से पूरा 8 प्लैनेट यहाँ पे फॉर्मेशन किए गए। कौन कौन से हैं 8 प्लैनेट? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट यहाँ पे फॉर्म हुए। तो जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर 8 प्लैनेट प्लस सन जो है, ये पूरा फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। और यही चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं। क्लियर है क्या? तो थोड़ा ब्रीफली ओवरव्यू देख लेते हैं सोलर सिस्टम के बारे में, फिर 1 बाय 1 करके हर एक रेस्पेक्टों को कवर करेंगे। ठीक है, सोलर सिस्टम है क्या? एक सेलेस्टियल सिस्टम है, सेलेस्टियल बॉडी है, जिसमें से क्या क्या इंक्लूड है? सन इंक्लूड है, प्लैनेट आएंगे, एस्ट्रॉइड हैं, कॉमेट है, डस्ट है, गैसेज हैं। इन सब चीज़ को मिला के सोलर सिस्टम बनता है। न कि 8 जो प्लैनेट हैं और सन, इसको 9 को टोटल मिला दे तो सोलर सिस्टम बन जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि मोस्टली लोग को यही लगता है कि जितना भी प्लैनेट है और सन को मिला दोगे तो सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन ये प्योरली क्या है? गलत है, रॉन्ग है। जो सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन होता है उसमें सन है, प्लैनेट, ये दोनों तो है ही हैं। इसके साथ एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड के साथ कमेट्स मिलेंगे, फिर डस्ट मिलने वाले, फिर गैसेज मिलता है। इसको पूरा मिला के सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। फिर ऑर्बिट जो है, मिल्की वे, ऑर्बिटर, स्पाइरल आर्म, इस चीज़ को भी होल्ड करो। यहाँ पे आगे हम लोग इसको समझेंगे कि मिल्की वे गैलेक्सी क्या है, स्पाइरल आर्म क्या है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे हम लोगों ने 8 प्लैनेट डिस्कस किए हैं। और ये जो प्लैनेट लिखा हुआ है ये पूरा असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग बोलता हूँ मतलब जैसे कि पहले मरकरी है, फिर वेनस है, फिर अर्थ आएगा, प्लैनेट के हिसाब से यहाँ पे अरेंज हुआ है। तो इसमें से जो 4 प्लैनेट हैं शुरू के, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, इसको हम लोग इनर प्लैनेट बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनर प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे पूरा सरफेस मिलता है, सरफेस मिलता है। जैसे कि अर्थ है, अर्थ में पूरा सरफेस है, हर रेस्पेक्ट में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो सरफेस का मतलब समझ रहे हो ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, इनर प्लैनेट, जिसका कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि हाई डेंसिटी होगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल कंसिडर करो अर्थ का, अर्थ में पूरा ह्यूमन बींग्स रहते हैं, ह्यूमन बींग्स रहने के साथ साथ पूरा वाटर है, ओशियन है, लैंड है, तो उसका डेंसिटी ऑटोमेटिकली हाई हो ही जाएगा। और साइज़ को देखोगे तो स्मॉलर साइज होगा, है ना। जैसे कि देखोगे मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, इन सब का साइज़ जो है बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू जैसे कि जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस, इन सब से इसका जो है साइज़ है कम होता है। प्लस सॉलिड रॉकी सरफेस ड्यू टू इंटेंस सोलर विंड। देख एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर ही कर सकते हैं अर्थ का, अर्थ में पूरा माउंटेन मिलने वाला है, प्लाटू मिलने वाला है, पूरा सॉलिड रॉकी सरफेस मिलता है। तो ये कुछ कुछ इसका क्या है, फीचर्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये जो 4 प्लैनेट हैं इसको हम लोग कंसिडर करते हैं, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं, इनर प्लैनेट हैं। क्लियर है क्या? इतना समझ आया? देखो सोलर सिस्टम क्या, जैसे कि बताया था, सोलर सिस्टम ये है जिसमें से पूरा प्लैनेट के साथ साथ देखो एस्ट्रॉइड भी देखने को मिलेगा, सन भी देखने को मिलता है, प्लस स्टार्स, कमेट्स, ये सब चीज़ देखने को मिलता है। प्लस ये सब क्या होते हैं आगे तो पूरा डिटेल में समझेंगे। तो देखो इतना तक समझ आ गया कि इनर प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या होता है, किसको बोलते हैं। फिर जो लास्ट के 4 प्लैनेट हैं उसको हम लोग बोलते हैं आउटर प्लैनेट, या फिर इसको बोलते हैं जोवियन प्लैनेट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितना भी आगे प्लैनेट देखोगे तो या तो आइस से पूरा कवर होगा, या तो कुछ प्लैनेट में पूरा गैस ही गैस मिलने वाले हैं, रॉकी सरफेस नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे कि जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस और नेपच्यून, इन चारों को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर प्लैनेट में कंसीडर करते हैं। क्योंकि इसका डेंसिटी बहुत कम होता है। बेशक इसका जो साइज़ है बहुत ज़्यादा है, लेकिन साइज़ ज़्यादा होने से ऐसा नहीं है कि साइज़ ज़्यादा है मतलब डेंसिटी भी ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं होता।
जैसे जुपिटर हो गया, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इसमें लो डेंसिटी मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितना भी सरफेस देखोगे तो पूरा गैसियस सरफेस होता है, आइसी सरफेस होता है, पूरा आइस से ढका हुआ है, तो लो डेंसिटी ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है। फिर लार्ज साइज देखने को मिलता है, जुपिटर जिसमें से सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कंसीडर किए जाते हैं, प्लस गैसियस सरफेस है ड्यू टू वीक सोलर विंड। क्योंकि खुद समझो सोलर विंड मतलब क्या, यहाँ पे देखो ये सोलर सिस्टम है, सोलर का जब विंड चलने वाले हैं, है ना, एक हवा बोल सकते हो, एक प्रवाह बोल सकते हो, तो जो पास वाले प्लैनेट है उसमें ज़्यादा जाएंगे, फिर धीरे धीरे कम होते होते पूरा मिनिमम हो जाएंगे। तो जो चार के शुरू के 4 प्लैनेट हैं उसमें तो विंड ज़्यादा होगा, सोलर विंड होने देखने को मिलेगा, लेकिन लास्ट जैसे आगे चले जाओगे तो ये चीज़ जो है विंड जो है मिनिमम देखने को मिलेगा, मिनिमम हो जाएगा, लॉजिकली इसी बात है। ठीक है। फिर वेनस और यूरेनस जो है रोटेट करते हैं अपोजिट टू ईच अदर प्लैनेट ड्यू टू एक्सट्रीम एक्सियल टिल्ट। एक्सियल टिल्ट मतलब क्या है कि ये प्लैनेट जो है, सपोज करो इस तरीके से प्लैनेट है ना, ये प्लैनेट ए साइज के हैं, है ना, जियोड साइड बोल लो या फिर गोल आकार के हैं, लेकिन ये प्लैनेट क्या है कुछ इस साइड से बन जाता है, मतलब ये डायरेक्टली इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन एक्सियल टिल्ट का मतलब होता है कि अपने एक्सिस से, मतलब यहाँ पे एक्सिस है इसका, तो अपने एक्सिस से कुछ इस तरीके से क्या हो जाते हैं, टिल्ट हो जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस टिल्ट। तो वेनस और यूरेनस जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, इसको याद रखोगे। ठीक है, जस्ट फैक्ट हैं। तो इतना समझ आ गया, एक बेसिक हम लोग ओवरव्यू ले लिए कि प्लैनेट क्या होता है, सोलर सिस्टम क्या होता है, प्लस लोकेशन, इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट, इस सब चीज़ के बारे में। अब सोलर सिस्टम को पूरा डिटेल में समझते हैं, एक एक प्लैनेट को कंसीडर करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। उसमें से सबसे पहला प्लैनेट है वो है मरकरी, जिसे हम लोग क्लोजेस्ट प्लैनेट टू दी सन कंसीडर करते हैं, क्योंकि जब सोलर सिस्टम के इमेज देखोगे तो यहाँ पे देखो, एक सेकेंड ना, ठीक, यहाँ पे देखोगे तो सबसे नज़दीक का जो प्लैनेट दिखेगा वो है मरकरी। तो सोलर सिस्टम का सबसे नज़दीकी प्लैनेट है, उसे हम लोग कंसीडर करते हैं, वो है मरकरी है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, ये भी एक फीचर्स है, इसको याद रखोगे। अगर डायामीटर से क्वेश्चन आता है तो 4900 किलोमीटर इसका डायामीटर है, लेकिन ये फास्टेस्ट प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि देखो ये सन है ना, ये सन है और यहाँ पे एक मरकरी है, तो सन के जो रोटेट करने वाले ये जल्दी से कवर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि सन के पास है तो जल्दी से कवर कर लेंगे, रिवॉल्यूशन जल्दी से कर पाएंगे। सपोज करो यही जुपिटर है जो कि बहुत दूर होता है, तो इसको पूरा कवर करने में बहुत समय लग जाएंगे, समय लगेगा रोटेट करने में, लेकिन ये चीज़ क्या है, पास में है, सन के पास में है, तो इसको रिवॉल्यूशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाले हैं, क्योंकि ये खुद ही सन के पास में है। ठीक है, जिसे 88 डेज टू कंप्लीट रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, 88 डेज इसको कंप्लीट करने में लग जाते हैं, रिवॉल्यूशन करने में। यहाँ पे 2 वर्ड होता है, एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवॉल्यूशन। आगे पीपीटी बना हुआ है, वहाँ पे क्लियर समझाता हूँ। ठीक है। प्लैनेट विथ नो सैटेलाइट, तो मरकरी जो है इसमें कोई सैटेलाइट नहीं है ना। इसके बाद और आएगा जो कि मरकरी के बाद वेनस आने वाला है, इसका भी कोई प्लैनेट नहीं है, सॉरी इसका भी कोई मून नहीं है या फिर इसका कोई सैटेलाइट नहीं है। फिर नेक्स्ट फीचर इसका है कि प्लैनेट विथ नो वाटर लाइक नो वाटर एंड गैसेस लाइक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे न तो वाटर देखने को मिलेगा, न ही यहाँ पे गैसेज जो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन होता है, ये चीज़ देखने को मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि पहले ही हम लोग फीचर में समझे कि एक इनर प्लैनेट है, इनर प्लैनेट का पार्ट जो है वो रॉकी सरफेस होता है, न कि यहाँ पे गैसेज मिलने वाले हैं। गैसेज किसका पार्ट है? जोवियन प्लैनेट का। जोवियन प्लैनेट कौन कौन से होता है? जुपिटर हो गया, सैटर्न, यूरेनस। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ समझो तब क्लियर समझ आएगा। यहाँ पे बोला गया है प्लैनेट विथ नो वाटर एंड गैसेज यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। क्यों नहीं देखने को मिलता? क्योंकि ये तो इनर प्लैनेट हैं, और इनर प्लैनेट में क्या पढ़े हो? इनर प्लैनेट में हम लोग पढ़े हैं कि पूरा होने वाले हैं सरफेस और सॉलिड रॉकी सरफेस होगा, तो गैस कहाँ से आ जाएगा फिर, है ना, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ गैस, वाटर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। प्लस यहाँ पे जो रोटेशन, यहाँ पे एक समझ लो रोटेशन और रिवॉल्यूशन का थोड़ा बेसिक, क्योंकि बार बार ये वर्ड आ रहे हैं, है ना। तो एक होता है रोटेशन और एक होता है रिवॉल्यूशन। जैसे कि ये सन है और ये एक प्लैनेट है, प्लैनेट जब सन का चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो इस तरीके से चक्कर लगाने वाले हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन सपोज ये जो प्लैनेट है ये अपने एक्सिस में भी तो चक्कर लगाएंगे,
एग्जाम्पल लेते हैं अर्थ का। अर्थ जो है 365 डेज लगाते हैं पूरे सन का चक्कर लगाने में, है ना, पूरे रिवॉल्यूशन करने में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन सन अपने एक्सिस में भी तो घूम रहे हैं, जैसे कि 24 आवर्स में पूरा एक एक्सिस घूम लेते हैं, तभी तो दिन और रात का कॉन्सेप्ट आता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। तो एक्सिस समझ आ गए हैं, बता चुका हूँ। तो जब अर्थ अपने एक्सिस में घूमेंगे, मतलब अपने आप रोटेट करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन। जब यही अर्थ जो है पूरे सन के चक्कर लगाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवॉल्यूशन। कॉन्सेप्ट क्लियर है, याद रखना। इसका कंपोजिशन अगर देखोगे मरकरी का, तो मोस्टली रॉकी सरफेस मिलने वाले हैं, मेटलिक कोर मिलने वाले हैं, ठीक है, मेटल से भरा हुआ। प्लस इसका डिस्टेंस फ्रॉम सन एयू इसका यूनिट होता है, क्योंकि लार्ज नंबर या फिर लार्ज डिस्टेंस को हम लोग नापते हैं या फिर मेज़र करते हैं, उसको हम लोग एयू बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। तो जो डिस्टेंस देखोगे मरकरी और सन का वो है 0.39 एयू, ठीक है। फिर और कुछ फीचर्स अगर देखोगे तो यहाँ पे नो एटमॉस्फेयर है, क्योंकि समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गैसेस नहीं मिलता, तो गैसेस ही नहीं है तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर कहाँ से फॉर्म होगा, ये लॉजिक है, ठीक है। इस तरीके से इंटरलिंक करके समझना। एक्सट्रीम टेम्परेचर फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो कुछ फीचर्स हैं प्लानट जो मरकरी हैं इसके रिस्पेक्ट में। क्लियर है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट प्लानट है वो है वेनस, इसको पूरा डिटेल में समझते हैं। हॉटेस्ट प्लानट कंसीडर किए जाते हैं सोलर सिस्टम का। ट्रैप द गैस इजिली, हैज़ थिक क्लाउड ऑफ H2SO4। अब ये लॉजिक यहाँ पे ये आएगा कि मरकरी जो है ये तो सन के पास में है, ये सन है, इसके बाद डायरेक्टली मरकरी है, तो हॉटेस्ट प्लानट तो इसको होना चाहिए, है ना। बाद में तो मरकरी आ रहे हैं, सॉरी बाद में वेनस आ रहे हैं, लेकिन पहले तो मरकरी आ रहे हैं, तो हॉट तो इसको होना चाहिए, क्योंकि सन के पास में तो मरकरी पहले आएगा। लेकिन यहाँ पे हॉटेस्ट हम लोग कंसिडर करते हैं किसको, वेनस को, तो मरकरी को क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे गैसेज नहीं है। जो गैसेज होता है क्या करते हैं, सोलर सिस्टम को गर्म कर देते हैं, गर्म करते, जैसे कि अर्थ का हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो पूरे अर्थ को क्या कर रहे हैं, हॉट कर रहे हैं, अर्थ का जो डिग्री है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन मरकरी में अपने पास में, मरकरी के पास खुद ही गैसेज नहीं है, तो गर्म कैसे होगा, है ना। प्लस जो है यहाँ पे नो वाटर, वाटर ही नहीं है, तो इवापोरेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। तो इस रेस्पेक्ट में क्या है, मरकरी को हम लोग हॉटेस्ट प्लैनेट कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। वेनस को करते हैं, क्योंकि वेनस का जब एटमॉस्फेयर समझोगे, वेनस का जब एटमॉस्फेयर को पढ़ोगे तो यहाँ पे H2SO4 मिलता है, ये एसिड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जो कि पूरे सन से जो विंड आते हैं, सन से जो एनर्जी मिल रही है उसको ट्रैप कर रहे हैं, ट्रैप करने के बाद पूरे प्लानट को हॉटर कर देते हैं। समझ आया लॉजिक। फिर ब्राइटेस्ट प्लानट है, क्योंकि देखो हॉट प्लानट है, पूरा यहाँ पे गर्मी देखने को मिलेगा, तो ब्राइट ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। आल्सो नोन एज इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार, क्योंकि जब सनसेट सनराइज होता है तो इस फिनोमेना को यहाँ पे इजीली देखने को मिलता है, इसके रेस्पेक्ट में ये ब्राइट स्टार है। प्लस इसको इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार भी कंसिडर करते हैं। और इसको हम लोग अर्थ का ट्विन सिस्टर भी बोलते हैं, ड्यू टू सिमिलर मास एंड साइज। वेनस का साइज देखोगे और अर्थ का साइज देखोगे, प्लस दोनों का मास देखोगे, तो मेजरली अगर देखा जाए तो दोनों सिमिलर टाइप के दिखते हैं, इसलिए इसको ट्विन सिस्टर भी बोले जाते हैं। अर्थ का ट्विन सिस्टर भी हम लोग कंसीडर करते हैं वेनस को। प्लस टाइम ऑफ रोटेशन, अब रोटेशन समझ आ गया, ठीक है। 243 डेज लगते हैं इसको। प्लस इसका कंपोजिशन देखोगे तो रॉकी सरफेस है, डेंस CO2 एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। जब ग्रीन हाउस गैसेस का जो मेजर कॉज होता है, मेजर कॉज जो गैस का कंसीडर करते हैं वो है CO2, और यहीं पे पूरा CO2 भर के पड़ा हुआ है, तो CO2 यहाँ पे है, तो प्लानट को हॉटेस्ट करेंगे ही करेंगे। फिर इसका जो सन से डिस्टेंस है वो है 0.72, यहाँ पे डिस्टेंस है AU में। क्लियर है, समझ आ गया। प्लस इसका की फीचर वही है, हॉटेस्ट प्लानट है ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, रोटेट करता है। मेजरली प्लानट जो होते हैं वो है ईस्ट टू वेस्ट कंसिडर करते हैं, लेकिन ये वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, ठीक है। तो ये वेनस है, अपोजिट डायरेक्शन में ये रन करते हैं, इसको थोड़ा कंसिडर करना, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट प्लानट है वो है अर्थ। अभी तक हम लोग मरकरी, वेनस को कंप्लीट कर लिए। फिर जो थर्ड प्लानट आता है वो है अर्थ का, जिसमें लाइफ एग्जिस्ट होता है, और ये ऐसा एक ही प्लानट है पूरे 8 प्लानट में। ड्राफ्ट प्लानट को छोड़ दो, क्योंकि उसको तो ड्राफ्ट कंसिडर कर दिए गए हैं। जो प्लूटो है ना, प्लूटो को प्लानट कंसिडर अभी नहीं करते हैं, आगे पढ़ेंगे इसको। तो अर्थ एक ओनली ऐसा प्लानट है जिसमें से लाइफ जो है सपोर्ट करते हैं। इसे हम लोग ब्लू प्लानट बोलते हैं,
क्योंकि अर्थ का जो स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें मेजोरिटी जो है ओशियन देखने को मिलता है, इसीलिए अर्थ को क्या बोले जाते हैं, ब्लू प्लैनेट कंसिडर किए जाते हैं। इट हैज़ अ वन सेटेलाइट, एक सेटेलाइट है, इंडिया का एक सेटेलाइट है जिसे हम लोग मून बोलते हैं। अब देखो सेटेलाइट दो तरीके से हो सकते हैं, एक नेचुरल सेटेलाइट हो सकते हैं और दूसरे हो सकते हैं वो है आर्टिफिशियल सेटेलाइट। तो मून एक नेचुरल सेटेलाइट है। सेटेलाइट का मतलब होता है कि अर्थ एक प्लानेट है, अब प्लानेट के ऊपर भी कोई या फिर प्लानेट के पास भी कोई एक मून है जो कि उसका चक्कर लगा रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेटेलाइट कंसिडर करते हैं। क्लियर है क्या? डेंसेस्ट इन द इंटायर सोलर सिस्टम, सबसे पूरे सोलर सिस्टम में देखोगे तो यही सबसे ज़्यादा डेंस मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करते हैं, पूरा लिविंग बींग यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेंसेस्ट देखने को मिलता है पूरे इंटायर सोलर सिस्टम में। प्लस यहाँ पे जितना भी मिनरल्स हैं, है ना, रॉक्स हैं, माउंटेन, हिली एरिया, हर रेस्पेक्ट में यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसका जो रोटेशन होता है वो 24 आवर का होता है। जैसे कि देखते हो ना, डेज हो रहे हैं फिर नाइट होता है, ये किस लिए होता है? क्योंकि ये अर्थ हैं अपने एक्सिस में ये भी तो रोटेट कर रहे हैं। अपने एक्सिस में जब ये रोटेट करते हैं तो 12 घंटे का दिन, फिर 12 घंटे का रात, ऐसे करके क्या होता है, दिन और रात कंसिडर करते हैं। समझ आया? तो टाइम रोटेशन इसका 24 आवर्स का होता है, जिसमें से 24 घंटे में ये पूरा चक्कर लगा लेते हैं। अगर कंपोजिशन देखोगे तो रॉकी पूरा सरफेस मिलने वाले हैं, वाटर ऑन सरफेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में मिलेगा और क्लियरली हमें देखने को भी मिलता है। और ये सन से डिस्टेंस अगर देखोगे तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर फीचर्स अगर देखोगे तो अर्थ को हम लोग गोल्डी लॉक जोन कंसिडर करते हैं, मतलब गोल्डी लॉक जोन में ये है सिचुएटेड है। क्या होता है कि न तो ज़्यादा कहीं पे टू हॉट मिलेगा, न ही कहीं ज़्यादा पे क्या है, ज़्यादा ठंडा मिलने वाले हैं। तो इन दोनों के बीच जो है ठंड और गर्म दोनों के बीच एक जोन होता है, उसी जोन को हम लोग गोल्डी लॉक जोन बोलते हैं। इसलिए तो ह्यूमन एग्जिस्ट करते हैं अर्थ में। अर्थ ना तो इतना ज़्यादा हॉट है, न इतना ज़्यादा कूल है। जैसे कि नदन साइड जाओगे तो वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलने वाले हैं, सदन में जाओगे तो ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा। लेकिन अर्थ का एक पोजीशन को देखो, जहाँ ना तो इतना ज़्यादा, सन के रेस्पेक्ट में देख लो, ये सन है और थर्ड पोजीशन में अर्थ आ रहा है, तो ना तो इतना ज़्यादा पास है सन के कि ये ज़्यादा ही हीट हो रहा है, और ना ही इतना ज़्यादा दूर है सन के कि पूरा एकदम ठंडा पड़ गया है, पूरा आईसी सरफेस मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक गोल्डी लॉक जोन कंसिडर करते हैं, गोल्डी लॉक जोन बोलते हैं। क्लियर है अर्थ के बारे में? आई होप पूरा समझ आ गया हो, जितना फैक्ट्स हैं, जितना कॉन्सेप्ट हैं, हर चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट प्लानेट है वो है मार्स, आल्सो नोन एज अ रेड प्लानेट, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड मिलता है, रेड सॉइल मिलता है। देखो रेड सॉइल है, आयरन ऑक्साइड है, रेड कलर है, तो ऑटोमेटिकली जो प्लानेट मिलने वाले पूरा रेड प्लानेट मिलने वाले, मतलब रेड दिखने वाले हैं, इसलिए हम लोग उसको रेड प्लानेट बोल देते हैं। जैसे कि अर्थ में पूरा ओशियन है तो ओशियन की वजह से ब्लू दिखाई देता है स्काई से। सेम मार्स में क्या है, पूरा आयरन ऑक्साइड है, रेड सॉइल है, जिसके वजह से इसको हम लोग रेड प्लानेट बोलते हैं। सेकंड स्मॉलेस्ट प्लानेट इन सोलर सिस्टम। 2 नेचुरल सेटेलाइट्स हैं यहाँ पे। सेटेलाइट जो है, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डेमोस। ये मार्स का सेटेलाइट है, याद रखोगे। लार्जेस्ट वोल्केनो एंड टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ मार्स, जो कि कौन सा है, ओलंपस मॉन्स है। ये भी फैक्ट्स में कहीं पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और ये जो इसका सेटेलाइट है फोबोस एंड डेमोस, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं कई बार। इसका टाइम रोटेशन है 24.6 आवर, ये टोटल टाइम लेते हैं। फिर इसका जब कंपोजिशन देखोगे तो रॉकी जो है सरफेस मिलने वाले हैं, थीन CO2 एटमॉस्फेयर मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे भी एटमॉस्फेयर है। क्लियर है? और डिस्टेंस देखोगे तो 1.52 डिस्टेंस सन से यहाँ पे है मार्स का। क्लियर? फिर नेक्स्ट है जुपिटर। जुपिटर जिसे लार्जेस्ट प्लानेट कंसीडर करते हैं, लार्जेस्ट प्लानेट मानते हैं, क्योंकि इसका साइज देखोगे तो बाकी जितना भी प्लानेट है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा दिखने को मिलता है। ठीक है, लार्जेस्ट प्लानेट विथ शॉर्टेस्ट रोटेज, जो कि 10 आवर का यहाँ पे रोटेशन पीरियड है। क्योंकि देखो ये बड़ा है तो जल्दी फास्टली घूम लेंगे, है ना, तो ये जो है 10 घंटा का ये टाइम लेते हैं यहाँ पे। लार्जेस्ट प्लानेट विथ शॉर्टेस्ट रोटेट यहाँ पे होता है। एटमॉस्फेयर फिल्ड विथ, यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, अदर गैसेज मिलने वाले हैं, क्योंकि जितना भी जोवियन प्लानेट को पढ़ोगे या फिर आउटर प्लानेट को पढ़ोगे उसमें पूरा मोस्टली जो है गैस मिलने वाले हैं, मोस्टली यहाँ पे आइसी सरफेस ही मिलेगा। द ब्राइटेस्ट आफ्टर मून्स एंड वेनस, ये थर्ड है। ठीक है, थर्ड ब्राइटेस्ट स्टार है आफ्टर मून एंड वेनस। एट प्रेजेंट
जो है टोटल अभी 95 जो मून्स हैं अभी तक खोजे गए हैं, अभी तक नोन है। लार्जेस्ट सेटेलाइट में अगर जाओगे तो लो है, यूरोपा, गैनीमेड जो कि लार्जेस्ट हैं। गैनीमेड जितना भी सेटेलाइट है उसमें से सबसे लार्जेस्ट सेटेलाइट है ना, कैलिस्टो है। तो ये सब चीज़ जो है जो लार्जेस्ट सेटेलाइट इसको हम लोग बोलते हैं। फिर इसका जो रोटेशन का टाइम होता है वो 9.9 आवर्स का होता है, जिसे हम लोग 10 आवर्स कंसिडर कर सकते हैं। और इसका जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, डिस्टेंस जो है वो है 5.2 यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। क्लियर है जुपिटर के बारे में। प्लस यहाँ पर ग्रेट रेड स्पॉट अ मासिव स्टॉर्म फेयर रिंग यहाँ पे देखने को मिलता है। ये एक फीचर्स है इसका, ठीक है, फीचर्स है, इसको याद रखोगे। देखो जैसे ये जुपिटर है, जुपिटर के बगल में देखोगे तो पूरा एस्ट्रॉइड या फिर गैसेस, पार्टिकल्स, ये सब इसके चक्कर लगा रहे हैं। वो सैटर्न में भी होता है, सैटर्न में रिंग ऑफ फायर जो है या फिर रिंग जो देखने को मिलता है वैसे यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन वो डायरेक्टली रिंग बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये ग्रिड स्पॉट जो मासिव स्टॉर्म होता है तो वो रोटेट करते हैं यहाँ पे। क्लियर है जुपिटर के बारे में। नेक्स्ट देखो अब जो अगला है सैटर्न। ये जो मैं बोल रहा था अभी, रिंग जो बोल रहा था ना, इसमें जो सैटर्न होता है इसके चारों तरफ जो एस्ट्रॉइड हो गया, जितना भी रॉकी पार्ट हो गया, ये सब चारों ओर चक्कर लगाते हैं इसके सैटर्न के। सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, हैज़ अ ब्राइट एंड कंसेंट्रेटिक रिंग मेड ऑफ टीनी रॉक। ये देखो लिखा हुआ है गैसेस, डस्ट, आइस, ये पूरे इसके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, रोटेट करते हैं। इट हैज़ एटलीस्ट डेंस प्लैनेट हैज़ 146 मून एट प्रेजेंट। तो मैक्सिमम अगर मून पूछते हैं कि कहाँ पे है, फिर मैक्सिमम सैटेलाइट पूछते हैं तो इस सैटर्न को याद रखोगे। एट प्रेजेंट अभी तक 146 मून हमें नोन है, जिसमें से लार्जेस्ट जो सेटेलाइट हो वो है टिटान सेटेलाइट। ठीक है, तो टाइम रोटेशन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जस्ट यहाँ पे फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स को कवर करना है। फिर कंपोजिशन, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में भी बता चुका हूँ, जितना भी यहाँ पे जोवियन प्लैनेट आने वाला है या फिर जुपिटर से आगे जितना भी प्लैनेट आएगा सब पूरा गैसियस ही है, गैस से बने होंगे या तो फिर आइसी पार्ट से बने होंगे। अब खुद सोचो ये पूरा गैस से बने हैं तो डेंसिटी हाई तो होने वाला नहीं है ना। तो यहाँ से लॉजिक लगा सकते हो, जब ये पूरा गैस से बने हैं तो उसका जो डेंसिटी होने वाला है ऑटोमेटिकली लो होगा एज कम्पेयर टू सरफेस एरिया। ठीक है, समझ आया। फिर नेक्स्ट जो प्लैनेट है वो है यूरेनस। इट इज़ अ ग्रीनिश इन कलर, ग्रीन प्लैनेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेथेन। अब देखो मेथेन की वजह से ये क्या है, ग्रीनिश दिखता है, ग्रीन कलर का दिखाई देता है, इसलिए हम लोग ग्रीनिश प्लैनेट भी बोलते हैं, जिसे डिस्कवर किए गए हैं 1781 में। और इसको हम लोग आइस गैंड भी बोलते हैं, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर देखोगे तो मोस्टली हाइड्रोजन, हीलियम, वाटर, अमोनिया, मेथेन यही चीज़ देखने को मिलता है। और ये जो है रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज, लाइक वेनस है, क्लॉकवाइज ये रोटेट करते हैं। प्लस कोल्डेस्ट प्लैनेट है। क्यों कोल्डेस्ट प्लैनेट होगा, क्योंकि सन यहाँ पे है और इसका डिस्टेंस देखोगे तो कहीं ज़्यादा दूर है, तो सन का जो एनर्जी है या फिर सन का जो रेस है यहाँ तक उतना इफेक्टिवली नहीं पहुँच पाता जितना इफेक्टिवली जो पास में प्लैनेट है उसके पास पहुँचते हैं। इसलिए यहाँ पे उतना ज़्यादा सन का जो रेडिएशन है वो नहीं पहुँचता, इसलिए यहाँ पे पूरा आइसी पार्ट मिलेगा, पूरा रॉकी पार्ट तो नहीं मिलने वाला है, पूरा गैसियस मिलेगा। तो इस रेस्पेक्ट में क्या है कि जब रेस नहीं पहुँच पा रहे तो ऑटोमेटिकली कोल्ड हो जाएगा पूरा इन्वायरमेंट। रोटेशन टाइम 17.2 आवर्स है और डिस्टेंस यहाँ पे 19.2 है। क्लियर, इतना समझ आ गया। फिर इसका कुछ की फीचर देखोगे तो स्पिन ऑन इट्स साइड ड्यू टू एक्सट्रीम एक्सियल टिल्ट। स्पिन करते हैं, वही जो बताया कि अपने एक्सिस में भी तो स्पिन करते हैं। और एक चीज़ याद रखना, इसका जो एक्सियल टिल्ट है ये कहीं ज़्यादा होता है, और कहीं ज़्यादा एक्सियल टिल्ट होने के कारण ये क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि खुद सोचो ये जो है ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, अब ये कुछ ज़्यादा ही इस टाइप से क्या किए हुए हैं, एक्सियल टिल्ट हैं, तो डायरेक्टली इधर ही से तो रोटेट करना स्टार्ट करेंगे, है ना। ये तो डायरेक्टली अपोजिट साइड हो जाएगा, लेकिन ये जो टिल्ट हुआ है इस डायरेक्शन में टिल्ट देखने को मिला है, मतलब ये रोटेट करने वाले हैं वो इसी डायरेक्शन से रोटेट होगा, समझे। ठीक है, यूरेनस और वेनस ये चीज़ जो है ये एंटी क्लॉकवाइज बोलता हूँ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, ये चीज़ याद रखना। फिर जो लास्ट प्लैनेट है वो है नेपच्यून, जो कि फारदेस्ट प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा दूर में यही है, आल्सो नोन एज द आइस गैन। क्योंकि सन का रेडिएशन नहीं पहुंचता तो पूरा सरफेस देखोगे तो आइसी सरफेस मिलने वाले हैं, गैसेस तो मिलेगा, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम गैसेस तो हैं, साथ में यहाँ पे आइस सरफेस भी देखने को मिलता है। ब्लूइश इन कलर ड्यू टू मेथेन,
है ना, जैसे कि पढ़े अभी। फोर्थ प्लानेट है एंड थर्ड मोस्ट मासिव प्लानेट यही है। डिस्कवरी भी लिखा हुआ है, प्लस 14 सैटेलाइट अभी तक नोन है। और फेमस ट्रिटॉन है, वहाँ पे टिटॉन लिखे थे, ठीक है, TTAN टिटॉन है, लेकिन अभी जो नेपच्यून का पढ़ रहे हैं वो ट्रिटॉन है, याद रखोगे, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फिर रोटेशन का टाइम यहाँ पे 16.1 आवर्स का होता है। कंपोजिशन नॉर्मली जो गैसेस है वही होता है। ब्लू डीप ब्लू कलर होता है, क्यों होता है यहाँ पे ब्लूइश कलर यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मिथेन का दिखता है, जो गैसेस से मिलता है वो मिथेन ज़्यादा गैस मिलते हैं, इसके रिस्पेक्ट में क्या हुआ ये डीप ब्लू कलर दिखता है, इसलिए ब्लूइश प्लानेट भी बोलते हैं। फारदेस्ट है ना, जो सोलर सिस्टम से कहीं ज़्यादा दूर है और लास्ट में आता है। और जो रिंग होता है नॉर्मल, जैसे कि सैटर्न का रिंग हो देखे हो ना, तो इस रेस्पेक्ट से भी यहाँ पे भी रिंग देखने को मिलता है। तो ये पूरा फीचर्स हैं, फीचर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, तो याद रखना डिटेल में पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। फिर प्लूटो जो है, पहले इसको 2006 से पहले तक इससे जो प्लानेट में नाम दिए जाते थे, प्लानेट कंसीडर किए जाते थे, लेकिन अभी एट रेस्पेक्ट इसको डॉर्फ प्लानेट कंसीडर किए जाते हैं। मतलब प्लानेट की जो कैटेगरी है उससे यहाँ पे हटा दिए गए। क्यों? क्योंकि सोलर सिस्टम को जब देखोगे, ये सन है, सपोज करो ये कोई प्लानेट है। अब प्लानेट जो है यहाँ पे एक फिक्स टाइम में रोटेट करता है, एक फिक्स टाइम में रिवॉल्यूशन करने के साथ ये रिवॉल्यूशन हो गया, और फिक्स टाइम में अपने पाथ में भी रोटेट कर रहे हैं। तो प्लानेट का जो डेफिनेशन होता है वो यही वही होता है कि फिक्स टाइम में एक तो रोटेट होना चाहिए, फिक्स टाइम में रिवॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्लूटो क्या करते थे, एक सेकंड पहले प्लूटो को रखो अभी, है ना, एक थोड़ा और डेफिनेशन यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो प्लानेट का मतलब यहाँ पे क्या है, प्लानेट जो रोटेट करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि ये सन है तो जस्ट बस ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे, बस ऐसे, ऐसा नहीं होता। देखो जो प्लानेट है वो चक्कर लगाएंगे, इस तरीके से भी लगा सकते हैं, है ना, या तो फिर इस तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन कहीं से भी चक्कर लगाओ, रिवॉल्यूशन करो, लेकिन टाइम पीरियड यहाँ पे फिक्स होना चाहिए। लेकिन प्लूटो क्या करता था, कभी 24 घंटे में एक चक्कर लगा रहे सन का, है ना, कभी क्या है पूरे सोलर सिस्टम से बाहर चले जा रहे हैं, कहीं इसका जो डायमेंशन हो कुछ अलग ही डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। तो इसको क्या है, एक प्लानेट का जो कैटेगरी होता है, डेफिनेशन होता है, उससे इसको बाहर कर दिए गए। क्लियर है क्या, समझ आया प्लूटो को? चलो एक सेकेंड, ठीक, देखो नो मोर प्लानेट इन 2006 बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है इसको प्लानेट की कैटेगरी से हटा दिए गए। इट इज़ नोन एज अ डॉर्फ प्लानेट एंड इज अ मेंबर ऑफ कुपियर बेल्ट। कुपियर बेल्ट क्या होता है? कुपियर बेल्ट इज अ स्फेरिकल बाउंड्री आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून। क्योंकि देखो ये सन हो गया, और लास्ट जो सैटेलाइट लास्ट जो स्टार जो प्लानेट है कौन सा है, नेपच्यून है। तो नेपच्यून के बाहर जो भी प्लानेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कुपियर प्लानेट बोलेंगे, या फिर कुपियर बेल्ट बोलेंगे, ठीक है। तो कुपियर बेल्ट इज अ स्फेरिकल बाउंड्री आउटसाइड द बेल्ट ऑफ नेपच्यून कंटेनिंग अ नंबर ऑफ एस्ट्रॉइड, रॉक्स एंड कमेट। यही सब चीज़ होगा, एस्ट्रॉइड हो रहे हैं, रॉकी पार्टिकल्स होंगे, डस्ट होंगे, गैसेज होंगे, ठीक है, समझ आ गया प्लूटो। फिर कुपियर बेल्ट किसको बोलते हैं, इस सब चीज़ को याद रखना है। फिर अब देखो कि यहाँ पे जितना भी हम लोग प्लानेट पढ़ रहे हैं, अब प्लानेट के पास एनर्जी कहाँ से आता है, प्लानेट के बाद जो लाइटिंग है ये लाइटिंग आता कहाँ से है, तो लाइटिंग आता है कहाँ से, सन से। क्योंकि जो जितना भी यहाँ पे प्लानेट देखोगे उस खुद के पास तो लाइट नहीं है ना, न तो उसके पास कोई सोलर सिस्टम है कि जस्ट सोलर सिस्टम जो है, जो अभी आते हैं ना सोलर पैनल नहीं है कि डायरेक्टली क्या जगमग करते रहें, है ना। तो इसमें एनर्जी या फिर इसमें लाइटिंग कहाँ से आता है, ये चीज़ को पढ़ते हैं। तो दो तरीक़ा से यहाँ पे कवर करेंगे, एक होता है लुमियस, है ना, लुमिनियस, और एक होता है नॉन लुमिनियस। जितना भी सेलेस्टियल बॉडी है, अब सेलेस्टियल बॉडी का मतलब जस्ट एस्ट्रॉइड, कमेट यही नहीं, पूरा जो सोलर सिस्टम का पार्ट है, चाहे गैसेस हो गया, है ना, आइसी पार्टिकल हो गया, रॉकी पार्टिकल, एस्ट्रॉइड, कमेट्स, इस सब चीज़ को सेलेस्टियल बॉडी हम लोग कंसिडर करते हैं। तो दो तरीक़ा से यहाँ पे लाइट मिलता है, एनर्जी मिलते हैं, जिसे पहले को हम लोग बोलते हैं लुमिनियस। इसका मतलब क्या होता है, सेल्फ ग्रोइंग, अपना एनर्जी खुद से आता है यहाँ पे। मतलब जैसे स्टार में हम लोग कंसिडर करेंगे सन को। अब देखो सन में खुद से एनर्जी है कि नहीं, सन है तभी तो सबको पूरा प्रकाश दे रहे हैं। अब सन में एनर्जी कहाँ से आता है, तो हम लोग पढ़ेंगे जो न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस का अधिकता दिखने को मिलता है, हीलियम गैस का अधिकता दिखने को मिलता है। तो वहाँ पे पूरा फ्यूजन हो के क्या करते हैं, पूरा लाइट बनाते हैं,
है ना, ऐसे इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं, वहाँ पे लाइट का निर्माण करते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लुमिनियस, जिसमें से सेल्फ ग्रोइंग हो, जहाँ से खुद अपने से प्रकाश विद्यमान हो या फिर प्रकाश निकले, उसको हम लोग स्टार बोलते हैं। स्टार में एग्जाम्पल हम लोग सन को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन नॉन लुमिनियस मतलब होता है नॉट सेल्फ ग्रोइंग, कैन रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे कि सन जो है बाकी प्लानट को क्या दे रहे हैं, प्रकाश कर रहे हैं, मतलब सन जो है वो लुमिनियस हो गया, लेकिन जितना भी प्लानट है वो नॉन लुमिनियस है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे मून लिखा हुआ है, फिर प्लानट को भी कंसिडर कर सकते हो। तो जिसके पास खुद का लाइट हो उसको लुमिनियस, जिसके बाद जो खुद का लाइट ना हो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन लुमिनियस। बताओ समझ आ गया क्या इतना चीज़? अब बाकी जो सेलेस्टियल बॉडी बच गए उसको हम लोग अब कवर करते हैं। जैसे कि एक सेलेस्टियल बॉडी के पार्ट है वो है मेट्रॉइड। मेट्रॉइड क्या है, जो स्मॉल रॉकी पार्टिकल या फिर मेटलिक बॉडी जो स्पेस में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, जो भी स्मॉल रॉकी पार्टिकल हो गया या फिर मेटेलिक बॉडी है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेट्रॉइड कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन यही जब मेट्रॉइड मेट्रॉइड जो रॉकी पार्टिकल या फिर मेटेलिक बॉडी है ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, और एटमॉस्फेयर में आने के बाद ब्रेक करता है लाइटिंग को, चाहे फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है या फिर आयोनाइजेशन की वजह से हो सकता है। ये जस्ट बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। यही बर्निंग को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटर बोलते हैं। समझ आया? मेट्रॉइड क्या होता है कि एक रॉकी पार्टिकल्स है, रॉकी पार्ट है। अब यही रॉकी जो पार्ट है ये एटमॉस्फेयर में आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, मेटर बोलेंगे। क्लियर है क्या? जैसे कि ये देखो, ये पूरा क्या है, सोलर सिस्टम है। अब सोलर सिस्टम में सपोज करो ये पूरा मेट्रॉइड है। अब यही मेट्रॉइड जब अंदर एटमॉस्फेयर में आएंगे, एटमॉस्फेयर में आने के बाद या तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के साथ या फिर जितना भी घर्षण है वो देखने को मिलने वाले हैं। तो फ्रिक्शन होगा, उसके बाद क्या होगा, लाइट स्प्राइक होगा, लाइट ब्रेक देखने को मिलेगा, लाइटिंग देखने को मिलता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटर बोलते हैं। अब मेटर जैसे कि एटमॉस्फेयर में आया, अब एटमॉस्फेयर के आने के बाद वह अर्थ के जो सरफेस है उसमें लैंड कर गया। लैंड करने के बाद जितना भी पार्टिकल बच जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मेट्रॉइड। ठीक है, जो पार्टिकल बच गया अर्थ में, जो लैंड में आ गया, उसको हम लोग बोलते हैं मेट्रॉइड। समझ आ गया? और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कॉमेट। कॉमेट मतलब एक आईसी जो है डट बॉल है या फिर पार्टिकल बोल सकते हैं, जो कि सन का यहाँ पे चक्कर लगाते हैं, सन का ऑर्बिट करते हैं। ऑर्बिट मतलब क्या होता है, बस रिवॉल्यूशन करना, चक्कर लगाना। ठीक है, तो सन के पास आने से क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कमेट बोलते हैं। क्लियर है? इतना समझ आ गया? एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। मेट्रॉइड क्या होते हैं, एक रॉकी पार्टिकल है। अब रॉकी पार्टिकल जब एटमॉस्फेयर में आएंगे तो क्लियरली बात है कि फ्रिक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे गैसेस हैं, इतने सारे पार्टिकल्स हैं, तो फ्रिक्शन कंपलसरी है। जब फ्रिक्शन होगा, मेटर है ना, जो मेट्रॉइड फ्रिक्शन होगा, फिर वहाँ से लाइटिंग एनर्जी जो है उत्पन्न होगा, लाइटिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली होगा। तो जब लाइटिंग निकलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटर बोलेंगे। अब जब यही मेटर अर्थ के ग्राउंड में सरफेस में लैंड करेगा, फिर जो भी बचा रहेगा पार्टिकल उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेट्रॉइड बोलेंगे। तो समझ आ जाना चाहिए मेट्रॉइड, मेटर, ये सब चीज़ क्या डिफरेंस है। फिर कमेट जो है एक आईसी पार्टिकल होता है ना, आईसी डेड बॉल होता है, दैट सन के क्या है पूरे चक्कर लगाते हैं, और जो सन के पास आने से क्या हो जाते हैं, वो बर्न हो जाते हैं, बर्निंग हो जाते हैं। समझ आ गए? ये कुछ सेलेस्टियल बॉडी हैं, याद रखोगे। अब जैसे कि अभी हम लोग कंसीडर किए कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट भी होता है, नॉन लुमिनियस भी होता है। और लुमिनियस में हम लोग सबसे पहले एग्जांपल देखे थे वो है स्टार्स का। तो है क्या ये स्टार्स, ये देखते हैं। स्टार सबसे पहले एक लुमिनियस बॉडी होता है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर इसका कलर, है ना, क्योंकि सन का जैसे कलर देखोगे तो वहाँ पे डिफरेंट हो सकते हैं। अगर कोई सोलर सिस्टम होगा तो वहाँ पे उसका कलर डिफरेंट हो सकते हैं। तो कलर यहाँ पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना मिल रहा है। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। और इसमें से लार्जेस्ट जो कॉन्स्टेलेशन है वो है हाइड्रा का। ग्रुप ऑफ स्टार जैसे कि देखो ना, सप्तऋषि हो गया, ये सब चीज़ सुने होंगे। सपोज देखो ये यहाँ पे एक स्टार हो गया, ये पूरा यहाँ पे स्टार बन रहा है। ठीक है, ये स्टार है। अब ये सब स्टार ऐसा नहीं होता, जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ये जितना भी स्टार है सबको मिला दो, तो मिलाने के बाद क्या बनेगा, कॉन्स्टेलेशन बनने वाले हैं, और इसी को हम लोग कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। और जो सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टेलेशन है वो है हाइड्रा। और उर्सा मेजर जैसे कि सप्तऋषि, ये सप्तऋषि क्या है, पूरा ग्रुप ऑफ स्टार ही तो है। 7 ऋषि जो है या फिर 7 स्टार हैं, उसको हम लोग सप्तऋषि बोल रहे हैं। और ब्राइटेस्ट स्टार इन ओरियन कॉन्स्टेलेशन वो कौन है,
रिगेल है। फिर ब्राइटेस्ट स्टार इन नाइट स्काई कौन है, सीरियस है ना, डॉग स्टार है। क्लोजेस्ट स्टार टू सन कौन है, सन ही है। क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ, अर्थ का पूछा है तो सन है, सन होगा। फिर आफ्टर सन जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है ये भी एक क्या है, स्टार्स हैं, जो कि नियरेस्ट स्टार्स हैं आफ्टर सन के बाद। तो कुछ फैक्ट्स हैं क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेते हैं, तो इसको याद रखोगे, ठीक है। फिर जो कॉन्सेप्ट हम लोग समझे थे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, क्योंकि डिस्टेंस जो है नापोगे, डिस्टेंस जो है उसको मेज़र करोगे तो जस्ट ऐसा थोड़ा ना कि 1 फीट 2 फीट या फिर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, क्योंकि सन और अर्थ का डिस्टेंस बहुत लंबा है, तो उसके लिए हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कंसिडर करते हैं या फिर लाइट ईयर से हम लोग मेज़र करते हैं, ठीक है। तो लाइट ईयर या फिर पार्स जिसे हम लोग बोलते हैं वो है सेलेस्टियल डिस्टेंस जो है उसको हम लोग मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, लाइट ईयर या फिर पार्स, जिसमें से 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, और एक पार्सेक बराबर कितना होता है, 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। और इंडिया का जो फर्स्ट सोलर मिशन, जैसे कि सन एक स्टार है, तो वहाँ पे इंडिया के द्वारा सोलर मिशन फर्स्ट जो ऐड किए गए थे, भेजे गए थे, वो है आदित्य L1 मिशन, जो इसरो के द्वारा सेंड किए गए थे, भेजे गए थे, ठीक है। कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, इसको याद रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा है कि क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, क्योंकि सोलर सिस्टम अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का। फिर अगला जो स्टार अभी कवर करना है वो है सन, द ओनली स्टार इनर सोलर सिस्टम एंड पावर हाउस ऑफ सोलर सिस्टम, क्योंकि यहीं से भी तो पूरा एनर्जी निकलने वाले हैं, यहीं से पूरे प्लानेट को जो है एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी देने के साथ साथ प्रकाश दे रहे हैं, क्योंकि यही एक स्टार्स हैं, कौन, सन। कंपोज ऑफ, देखो हाइड्रोजन 73% यहाँ पे पूरा हाइड्रोजन है, हीलियम 25% है, और जितना भी अदर मेटल है, और ये सब क्या होते हैं, अंदर ही अंदर फिजन होते हैं, तो फिजन के थ्रू क्या है, पूरा लाइटिंग करते हैं। कैरी 99% मास ऑफ आवर सोलर सिस्टम, यही एक अकेला कवर करते हैं। अब खुद सोच सकते हो कि अर्थ को सोचो, और अर्थ के साथ साथ जितना भी और 7 प्लानिट बच गया उसको, और एक कंसीडर करो कि जितना भी मास है सोलर सिस्टम का, उसमें से 99% ये सन जो है अकेला कैरी कर रहे हैं। तो सोच सकते हो कि कितना इसके पास एनर्जी होगा, है ना, अप्रॉक्सीमेटली 1.9 टाइम्स ऑफ अर्थ। तो अर्थ का जो शेप है, अर्थ का जितना भी रेडियस है, उससे 109 टाइम्स है सन जो है, ठीक है, क्लियर। फिर इसे अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट 30 सेकेंड टाइम लग जाता है, लाइट को पहुंचने में अर्थ तक, जो कि 3 लाख किलोमीटर सेकेंड जो है पर सेकेंड के हिसाब से ये पहुंचते हैं। फिर जो अर्थ का जो सरफेस है, जो सन का सरफेस है, अब जो ये सन का सरफेस है, इसका अगर टेम्परेचर देखोगे तो ये 5800 केल्विन है, ठीक है, टेम्परेचर एट सेंटर, और इसका अगर सेंटर में चले जाओगे तो फिर 15.7 मिलियन केल्विन यहाँ पे होता है। और जो आउटर एयर है सन का, इसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, कोरोना बोलते हैं, ठीक है, आउटर एरिया है उसको हम लोग कोरोना बोलते हैं, क्लियर, समझ आ गया। फिर जो अर्थ जो है, अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है कौन है, मून है, क्योंकि अर्थ क्या है कर रहे हैं, एक तो अपने एक्सिस में रोटेट कर रहे हैं, रोटेट करने के साथ ये जो सन है, सन के सामने या फिर सन में भी ऑर्बिट लगा रहे हैं, लेकिन जो अर्थ है, अर्थ के साथ जो है मून, ये भी क्या कर रहे हैं, अर्थ का रोटेट कर रहे हैं, तो नेचुरल सैटेलाइट है ये। अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून। फिर ये नॉन लुमिनियस बॉडी है ना, मतलब इसके पास कोई अपने से क्या नहीं है, एनर्जी नहीं है, नहीं लाइटिंग नहीं है, ठीक है। इसका रेडियस यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइम ऑफ मून्स लाइट टेक टू रिच अर्थ 1.2 सेकेंड, यहाँ पे क्यों, कैसे पहुँचते हैं, और हम लोग मून को भी देख सकते हैं, क्या रीज़न है इसका, तो ये रीज़न होता है रिफ्लेक्शन का, ठीक है, रिफ्लेक्शन की वजह से पूरा लाइट जो है अर्थ से मून या फिर मून से अर्थ आते हैं, जो कि डिस्टेंस यहाँ पे 3,84,000 किलोमीटर है। और इसका ग्रेविटी निकालोगे तो ग्रेविटी जो है, मून का जो ग्रेविटी है वो अर्थ का 1/6 होता है, याद रखोगे, ग्रेविटी जो है वो 1/6 होता है अर्थ का। रोटेट जो है और रिवॉल्यूशन जो है यहाँ पे सेम देखने को मिलेगा। जो अर्थ जो है रोटेट कितने दिन में करते हैं, रोटेट 24 आवर्स ले लेते हैं, लेकिन रिवॉल्यूशन जो है वो 365 लेते हैं। तो जितना अर्थ का रोटेशन और रिवॉल्यूशन का टाइम है, सेम मून का भी रोटेशन और रिवॉल्यूशन का सेम टाइम होता है। क्लियर है क्या, समझ आ गया मून के रेस्पेक्ट में।
और रोटेशन और रिवॉल्यूशन ये क्या होता है इसको हम लोग कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब यहाँ तक तो ये तो बेसिक जो आइडिया है ये समझ आ जाना चाहिए कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन इन दोनों में क्या डिफरेंस है। क्लियर है क्या? तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वो हैं गैलेक्सी के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी बनने का चांस रहता है। पहले ये समझो कि गैलेक्सी क्या होता है। तो देखो हम लोग कहाँ पे हैं, अर्थ में हैं। अब अर्थ जो है एक प्लानेट है, एक प्लानेट जो है मिल के और बाकी जितना भी प्लानेट है, सन हो गया, सन तो एक क्या है, स्टार है, फिर बाकी प्लानेट वेनस, अर्थ, मार्स, इन सब को मिला के पूरे एक सोलर सिस्टम का फॉर्म होगा। अब बहुत सारे सोलर सिस्टम मिला के एक गैलेक्सी का फॉर्म होगा, है ना। तो बहुत सारे सोलर सिस्टम को मिलाओगे तो वहाँ पे गैलेक्सी मिलेगा। अब यहीं से गैलेक्सी को सोच सकते हो कि ये कितना ब्रॉड लेवल है और कितना ब्रॉड लेवल का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अर्थ एक देखो, अर्थ में पूरा ह्यूमन बींग यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, लिविंग बींग यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। सेम जितना भी प्लानेट हो गया, कहीं पे गैसियस प्लानेट है, कहीं पे रॉकी प्लानेट है, फिर प्लानेट मिल गया, फिर सोलर सिस्टम आ गया। अब सोलर सिस्टम में भी स्टार्स मिलने वाले हैं, सेलेस्टियल बॉडी में स्टार्स हो गया, प्लानेट हो गया, फिर गैसेस हो गया है ना, फिर सैटेलाइट हो गया है। फिर एक सोलर सिस्टम का पार्ट है अर्थ, है ना, अर्थ एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। अब बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलेंगे तो फिर वहाँ कहीं जाके गैलेक्सी बनेगा। तो गैलेक्सी बन रहे हैं, इसका भी टाइप होता है कि कोई गैलेक्सी स्पाइरल टाइप का होता है, कोई इलिप्टिकल गैलेक्सी होते हैं, और कोई जो है इरेगुलर गैलेक्सी देखने को मिलते हैं। तो वन बाय वन करके समझते हैं कि क्या है इसमें डिफरेंस। स्पाइरल गैलेक्सी का सिंपल मतलब है कि सेंट्रल में कोई पॉइंट होगा और इसके पूरा स्पाइरलिंग, पूरा जितना भी सोलर सिस्टम ये मूव कर रहे होंगे। स्पाइरल गैलेक्सी हैव अ सेंट्रल डिस्क, एक सेंट्रल पॉइंट होगा, सराउंडेड बाय स्पाइरलिंग आर्म्स एंड पोसेसेस न्यू स्टार। जितना भी न्यू स्टार हो गया, सन हो गया। अब सन तो एक सोलर सिस्टम बना रहे हैं, तो सन के अलावा और भी दूसरे कुछ होंगे, मतलब सन जैसे, तो वो भी क्या कर रहे होंगे, एक सेंट्रल डिस्क के रूप में पूरे यहाँ पे सोलर सिस्टम जो मिल्की वे गैलेक्सी या फिर जो गैलेक्सी है उसका राउंड लगा रहे होंगे। मिल्की वे जो गैलेक्सी होते हैं ये स्पाइरल शेप्ड का है। तो मिल्की वे गैलेक्सी जो एग्जाम्पल है ये स्पाइरल गैलेक्सी का एग्जाम्पल है। अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। तो बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलके गैलेक्सी बना रहे हैं, तो उसी में से जो सन मिला के जो सोलर सिस्टम बना रहे हैं, वही जो गैलेक्सी का नाम है वो है मिल्की वे गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी इज द क्लोजेस्ट मेजर गैलेक्सी टू मिल्की वे। क्योंकि देखो ये एक गैलेक्सी हो गया, अब ये गैलेक्सी के ऊपर बहुत सारे सोलर सिस्टम होंगे, ठीक है। फिर सेम ये दूसरा गैलेक्सी होगा, अब यही दूसरे गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम होंगे। तो ये जो सेकेंड गैलेक्सी बता रहे हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ये जो है अपना मिल्की वे गैलेक्सी है उसका क्लोजेस्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही पास में है, ये कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे स्पाइरल गैलेक्सी के साथ एक आता है इलिप्टिकल गैलेक्सी। इलिप्टिकल गैलेक्सी आर शेप्ड लाइक अ स्फीयर और कुकुम्बर एंड कंटेन ओल्ड स्टार। जितना भी ओल्ड स्टार होता है ये सब कंसिडर करते हैं। इलिप्टिकल मतलब इस तरीके से, ऐसा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलिप्टिकल गैलेक्सी बोलते हैं। इसका शेप इस तरीके से होता है, जैसे कि जितने भी प्लानेट हैं वो सन का रिवॉल्यूशन चक्कर लगाते हैं ना, उसी को हम लोग कंसिडर करते हैं। और यहाँ पे जितना भी ओल्ड स्टार्स हैं उसी को यहाँ पे रखते हैं। और ब्राइटेस्ट गैलेक्सी जो है यूनिवर्स में, ठीक है, क्योंकि ये पूरा गैलेक्सी है। अब गैलेक्सी के ऊपर और जाओगे तो यूनिवर्स आएगा, लेकिन यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा जो ब्राइटेस्ट गैलेक्सी है वो इलिप्टिकल गैलेक्सी ही है। फिर नेक्स्ट है इरेगुलर गैलेक्सी। इरेगुलर गैलेक्सीज नो पर्टिकुलर शेप लाइक स्पाइरल और इलिप्टिकल। ये जो इरेगुलर शेप में होगा, कोई इसका पर्टिकुलर शेप देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है, इतना समझ आ गया क्या क्या है इरेगुलर गैलेक्सी, स्पाइरल गैलेक्सी क्या होता है, एक टाइप को हम लोग यहाँ पे कवर किए हैं। तो अब एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जेक्ट हैं उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसमें से सबसे जो पहला टर्म है वो है एक्सोप्लैनेट। किसको बोलते हैं एक्सोप्लैनेट? प्लैनेट ऑर्बिटिंग स्टार आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोप्लैनेट बोलते हैं। क्योंकि ये सन है, उसके बाद पूरा 8 यहाँ पे प्लैनेट है। अब 8 प्लैनेट के बाद जो भी यूनिवर्स आएगा, मतलब अगला एटमॉस्फेयर आएगा, अगला सोलर सिस्टम आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोप्लैनेट, ठीक है। तो प्लैनेट ऑर्बिटिंग स्टार, इसको हम लोग और एक टर्म बोलते हैं, क्या, कौन सा टर्म याद आ रहा है? कुपियर बेल्ट, समझ रहे हो? क्योंकि वो भी तो नेपच्यून लास्ट स्टार है, सॉरी लास्ट प्लैनेट है।
अब लास्ट प्लानट के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोप्लैनेट, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुपियर बेल्ट बोलते हैं। जैसे कि डिस्कवर्ड यूजिंग मेथड लाइक रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांजिट फोटोमेट्री। एग्जाम्पल जैसे कि प्रोक्सिमा सेंचुरी हो गया, तो इसको हम लोग एक्सोप्लैनेट कंसीडर करते हैं। फिर जो नेक्स्ट है वो है ड्वार्फ प्लैनेट, सेलेस्टियल बॉडी दैट ऑर्बिट द सन हैव इनफ मास फॉर अ नियरली राउंड शेप बट हैवन क्लियर देयर ऑर्बिटल पाथ। क्योंकि इसको बता भी चुका हूँ कि ये सन है, सन का एक 24 आवर्स में अगर रोटेट कर रहे हो तो उतने ही आवर में रोटेट करो। कभी क्या है 25 आवर ले रहे हो, कभी 27 आवर ले रहे हो, तो ये जो है प्लानट की कैटेगरी में नहीं आता। और ये प्लानट का जो डेफिनेशन होता है कि एक फिक्स पाथ में ही ऑर्बिट होना चाहिए, उस चीज़ को यहाँ पे हैंडल नहीं कर पाते, इसलिए इसको हम लोग ड्वार्फ प्लानट बोलते हैं। जैसे कि प्लूटो हो गया, इरिस हो गया, हेमिया हो गया, है ना, मैक हो गया, सेरेस हो गया, ड्वार्फ प्लानट, इन सब चीज़ को हम लोग बोलते हैं। क्लियर। फिर एक होता है वाइट ड्वार्फ, ये एक रेमनेंट ऑफ स्टार होते हैं लाइक द सन आफ्टर एग्जॉस्टिंग देयर न्यूक्लियर फ्यूल कमेट आइसी बॉडीज फ्रॉम रीजन लाइक द कुपियर बेल्ट और ओर्थ क्लाउड। ये जो व्हाइट ड्राफ्ट है ना, एक रेमनेंट है, स्टार का रेमनेंट है। जैसे कि कमेट नाम सुने हो, कमेट पढ़े अभी। कमेट क्या होता है, एक आईसी पार्टिकल है। तो जब आईसी पार्टिकल है तो उसका अगर रंग देखोगे, कलर देखोगे, तो कौन से दिखने वाले हैं, वाइट ही दिखता है। और जो कमेट है ये स्टार के चारों तरफ ही तो चक्कर लगाते हैं। तो जब न्यूक्लियर फ्यूल एग्जॉस्ट होता है सन का, तो उससे जो एक प्लैनेट निकलता है, एक ड्राफ्ट प्लैनेट निकलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वाइट ड्राफ्ट। डेवलप टेल गैस डस्ट हो गया वेन नियर द सन ड्यू टू सब्लिमेशन। तो ये सब्लिमेशन की वजह से ये सब चीज़ होता है। डेवलप टेल भी डेवलप करते हैं, क्योंकि कमेट को देखोगे तो कमेट में टेल डेवलप होता है, इसका एक पुंछ डेवलप हो जाते हैं, तो वाइट कलर का होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइट ड्राफ्ट बोलते हैं। फिर एस्ट्रॉइड देख चुके हैं, नहीं देखे क्या इसको, मेट्रॉइड देखें आई थिंक, ठीक। रॉकी रेमनेंट फ्रॉम द सोलर सिस्टम फॉर्मेशन मोस्टली लोकेटेड इन एस्ट्रॉइड बेल्ट, जो है उसी में ये लोकेटेड होता है। ये रॉकी पार्ट होता है। जैसे कि कमेट को देखोगे वो आइसी पार्टिकल होता है, आइस से पूरा बना होता है, लेकिन जो एस्ट्रॉइड है एक रॉकी रेमनेंट होता है फ्रॉम सोलर सिस्टम। ये पूरा सोलर सिस्टम का फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पार्टिकल है, गैसेस हैं, ये एक प्लैनेट के बीच से क्या करते रहते हैं, ये पूरा चक्कर लगाते रहते हैं। जो पार्टिकल होगा, और ये कौन सा पार्टिकल होगा, रॉकी पार्टिकल होने वाले हैं। क्लियर। तो इसको हम लोग एक एस्ट्रॉइड बेल्ट कंसिडर करते हैं। फिर नेक्स्ट जो है ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या होता है कि सन जो है एक तो अपना एनर्जी रिमिट कर रहे हैं, है ना, एनर्जी जो है, प्रकाश जो है इमिट कर रहे हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल जो फोर्स है इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ये जो प्रकाश इमिट कर रहे हैं उसको जाने नहीं देते, प्रकाश को इमिट करने नहीं देते। तो क्या होगा कि एक होल टाइप बन जाते हैं, मतलब जो प्रकाश है उसको पूरा को मिला दोगे, है ना, पूरे को मिल के एक होल टाइप बन जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लैक होल। क्लियर। तो यही चीज़ ये यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है चंद्रशेखर लिमिट। तो एक मैक्सिमम मास को बोलते हैं कि जब कोई भी न्यूट्रॉन या फिर कोई भी ब्लैक होल जब कोलैप्स होने वाला होता है, तो उससे पहले का जो एक मैक्सिमम मास है, जैसे कि 1 पॉइंट सोलर मास, इसको हम लोग चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं। इसके पहले या फिर ये लिमिट ख़त्म हुआ मतलब डायरेक्टली जो है, जो साइकिल होता है प्लैनेट का, जो साइकिल होता है, वो चीज़ क्या हो जाएंगे, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो एक मैक्सिमम लिमिट को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे चंद्रशेखर लिमिट। फिर नेक्स्ट है पल्सर। पल्सर जो है ये हाईली मैग्नाइज्ड रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार होता है इमिटिंग बीम्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो पल्सर जो है जस्ट हाईली मैग्नेटाइज और एक रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार होते हैं। न्यूट्रॉन स्टार का मतलब होता है कि स्टार का एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं, क्योंकि वो जो पार्ट बना हुआ है मोस्टली वो न्यूट्रॉन से बना हुआ होता है, इसलिए उसको न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं। तो पल्सर एक हाईली मैग्नेटाइज है रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, जो कि इमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। डिटेक्ट एज अ रेगुलर पल्सर व्हेन द बीम लाइट विथ अर्थ। फिर जो नेक्स्ट जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हैं वह है सुपरनोवा। एक्सप्लोजन मार्किंग द डेथ ऑफ मासिव स्टार। जब मासिव स्टार का डेथ होता है ना, या फिर कोई भी चीज़ के एक्सप्लोजिव होता है, तो वही एक्सप्लोजिव में जितना भी पार्टिकल हैं, स्टार्स हैं, गैसेज हैं, डस्ट हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरनोवा बोलते हैं। एक्सप्लोजन मार्किंग द डेथ ऑफ मासिव स्टार
डिस्पर्सिंग एलिमेंट इनटू स्पेस एंड फॉर्मिंग न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरनोवा बोलते हैं। ये जस्ट फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, हल्का इसको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि अगर ब्लैक होल आ रहे हैं तो एटलीस्ट आइडेंटिफाई तो कर सकूँ कि ब्लैक होल होता क्या है। फिर न्यूट्रॉन स्टार जो कि एक रेमनेंट है मासिव स्टार का एक रेमनेंट को जो कि मोस्टली बना होता है न्यूट्रॉन से, इसको हम लोग न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं। क्लियर। फिर एक है ऑस्कर्स, एक्सट्रीमली ब्राइट एंड एनर्जेटिक सेंटर ऑफ डिस्टेंट गैलेक्सी पावर बाई सुपर मैसिव ब्लैक होल। इसको इतना ही कंसीडर करना कि एक्सट्रीमली ब्राइट है, कलर ब्राइट बहुत ज़्यादा है, और ये एक एनर्जेटिक सेंटर होता है गैलेक्सी का, है ना। डिस्टेंस जितना भी गैलेक्सी उसका एक एनर्जेटिक सेंटर होता है। ये गैलेक्सी है तो उसका एक एनर्जेटिक सेंटर है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वासर कंसिडर करके जा रहे हैं। इमिट वास्ट अमाउंट ऑफ रेडिएशन एज अ मैटर स्पाइरल इनटू द ब्लैक होल। जैसे कि स्पाइरल गैलेक्सी पढ़े हैं तो वही चीज़ यहाँ पे बताए गए हैं कि क्वासर जो हैं एक्सट्रीमली ब्राइट एंड एनर्जेटिक सेंटर है, ठीक है, गैलेक्सी का। क्लियर। ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट में आते हैं, पढ़ना चाहिए इसलिए इसको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या है क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं यहाँ से। तो चलिए फिर ये तो रहा पूरा सोलर सिस्टम जो कि CAPF AC के लिए डेडिकेट होकर बनाए थे। कोई भी डाउट होता है व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो क्योंकि पूरा PDF इनिशिएटिव यहीं पे भी अपलोड होता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।